हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से पॉलिटी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। जल्दी से सब लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट की जाए। और लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने क्षमादान को थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा शॉर्ट में एक बार डिस्कस किया था। आज की क्लास में पूरा डिटेल में आपको क्षमादान पहले समझाते हैं, फिर आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान लास्ट क्लास में कुछ बताया था, लेकिन वहाँ शॉर्ट में बताया था, आज डिटेल में समझाते हैं। का क्षमादान आपको आर्टिकल पहले ही पता है कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का प्रयोग करके कितने प्रकार से क्षमादान करता है। सबसे पहले फ्रेंड तो ये समझिए आपको सबसे पहले यह समझना है कि कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध यदि कोई दंडित व्यक्ति है या फिर सेना न्यायालय के द्वारा कोई व्यक्ति दंडित किया गया है या फिर किसी व्यक्ति को चाहे राज्य का विधानमंडल के विरुद्ध किए गए कार्य के लिए दंडित किया गया हो या कार्यपालिका के विरुद्ध अगर उसे मृत्युदंड प्राप्त है, तो इन तीन मामलों में राष्ट्रपति आर्टिकल 72 का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को जो ये क्षमादान की शक्ति मिली है फ्रेंड्स, यह 5 प्रकार से है। राष्ट्रपति 5 प्रकार के क्षमादान का प्रयोग करता है और मैंने लास्ट क्लास में शायद आप लोग को बताया था। पहला क्षमादान है लघुकरण, फिर है आपका विराम परिहार, फिर है आपका विराम, फिर है आपका प्रविलंबन और लास्ट में है आपका क्षमा। शायद मैंने इंग्लिश भी बताई थी लास्ट क्लास में, क्योंकि इंग्लिश इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो लघुकरण को कम्यूटेशन कहते हैं, कम्यूटेशन। परिहार को रेमिशन कहते हैं, विराम को रेस्पाइट कहते हैं और प्रविलंबन को रिप्रीव कहते हैं और क्षमा को पार्डन कहते हैं फ्रेंड्स। अब यही हमें समझना है कि निम्नलिखित का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा कब कब किया जाता है। तो एकदम क्लियर कर देता हूं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा लघुकरण का प्रयोग तब किया जाता है जब कभी भी किसी व्यक्ति की सजा के स्वरूप को बदल देना होता है, उसकी प्रकृति को बदलना होता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड प्राप्त है, अब मृत्युदंड के स्थान पे यदि व्यक्ति को क्या दे दिया जाए, आजीवन कारावास। क्या दे दिया जाए फ्रेंड्स, आजीवन कारावास दे दिया जाए, तो ऐसी दशाओं में क्या होगा फ्रेंड्स, तो आपको पता है आजीवन कारावास जब उसे दिया जाएगा तो यहाँ पर सजा की मात्रा नहीं कम की गई, उसके सजा के स्वरूप को ही बदला दिया गया है। और जब राष्ट्रपति किसी को इस प्रकार से क्षमादान करता है कि उसकी सजा की प्रकृति को ही बदल दे, तो राष्ट्रपति किसका प्रयोग करता है, लघुकरण या कम्यूटेशन का। एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है फ्रेंड्स, एक तरफ आपको दिया रहेगा कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रेप्रिव और पार्डन, और दूसरी तरफ दिया रहेगा उसका अनुवाद और आपको मिलाना रहेगा। और ये सब प्रश्न गलत करके आते हैं, लेकिन इतना बेहतर तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी आपको। अब आपने देखा कि लघुकरण में ये होता है, तो सवाल होता है परिहार में क्या होता है। परिहार में सजा का स्वरूप नहीं बदलता फ्रेंड, परिहार के अंतर्गत सजा की मात्रा ही बदल जाती है। सवाल उठता है कि सर सजा की मात्रा कैसे बदलती है, एग्जाम्पल देकर समझाइए। जैसे यदि किसी व्यक्ति को 5 साल का कारावास हुआ है, 5 साल के कारावास को बदलकर 2 वर्ष का कारावास कर दिया जाए, तो क्या मैंने यहाँ सजा का स्वरूप बदला? नहीं, सजा का स्वरूप नहीं बदला, यहाँ मैंने सजा की मात्रा को ही कम कर दिया। एकदम क्लियर हो रहा है। अब उसके आगे अगर चलते हैं, विराम की बात की जाए, तो विराम के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमा किस प्रकार से करता है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। विराम के तहत राष्ट्रपति मानवीय तथ्यों के आधार पर किसी व्यक्ति को क्षमा करता है। सवाल उठता है सर मानवीय तथ्यों के आधार पर कैसे क्षमादान करता है। अब जैसे कोई महिला गर्भवती है और उस महिला को फांसी दे दी गई है,
अब आप सोचिए फ्रेंड्स, अगर किसी गर्भवती महिला को फांसी दी जा रही है तो उस महिला के साथ साथ उस बच्चे की भी मृत्यु होगी, जबकि उस बच्चे का क्या दोष है। तो इस आधार पर राष्ट्रपति कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे मानवीय तथ्यों के आधार पर किसी व्यक्ति के सज़ा को कम कर सकता है। और जब मानवीय तथ्यों के आधार पर सज़ा की प्रकृति को कम किया जाता है तो सज़ा की मात्रा को भी कम किया जा सकता है और सज़ा की प्रकृति को भी कम किया जा सकता है। जैसे यदि किसी गर्भवती महिला को इस आधार पर सज़ा को कम किया जा रहा है कि वह गर्भवती है, एक बच्चे का मृत्यु हो सकती है, अगर तब उसके मृत्युदंड को कारावास में बदलेगा तो वह लघुकरण नहीं कहलाएगा। ये मानवीय तथ्यों के आधार पर सज़ा कम किया जा रहा है, यह कहलाएगा विराम। दूसरा एग्जाम्पल, यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को जो सज़ा को काटने में 10 साल का कारावास हुआ है वो सक्षम नहीं है, उसकी सज़ा को कम करके 5 साल कर दिया जाता है, तो ये लघुकरण नहीं है, विराम है। तो कहने का मतलब है कि विराम के तहत राष्ट्रपति मानवीय तथ्यों के आधार पर किसी व्यक्ति की सज़ा को कम करता है। क्या करता है? मानवीय तथ्यों के आधार पर किसी व्यक्ति की सज़ा को जब कम करता है तो यह क्या कहलाता है आपका? यह कहलाता है आपका विराम। इसका मतलब, इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ? इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि विराम के अंतर्गत सज़ा की प्रकृति को भी कम किया जा सकता है और सज़ा की मात्रा को भी। एकदम क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। तो आपने देखा यहाँ मात्रा प्लस प्रकृति दोनों कम होती है, मात्रा प्लस प्रकृति दोनों कम होती है। अब ध्यान देते हैं प्रविलंबन में क्या होता है सर। प्रविलंबन में क्या होता है? इसका प्रयोग केवल मृत्युदंड के लिए किया जाता है। किसके लिए? केवल और केवल मृत्युदंड के लिए किया जाता है। तो क्या मृत्युदंड को माफ करने के लिए? नहीं फ्रेंड्स। जब कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रविलंबन का प्रयोग किया जाता है तो इसमें मृत्युदंड को अस्थायी रूप से टाल दिया जाता है। जैसे राजीव गांधी की हत्यारे को काफ़ी दिनों तक उसकी फांसी को टाल दिया गया और 2011 में खारिज कर दिया गया। और इस बात के लिए राष्ट्रपति की बहुत आलोचना भी होती है कि यदि किसी व्यक्ति को सज़ा देना है, जो भी फैसला लेना है, 3 महीने के भीतर फैसला ले लीजिए। किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा होती है और आप उसकी सज़ा को कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप से टाल देते हो और 11 साल के बाद जब उसे फिर से आप सज़ा सुनाते हो और उसे मृत्युदंड देते हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोहरा दंड हुआ जो आर्टिकल 20 का उल्लंघन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसे मृत्युदंड देना ही था तो उसी समय मृत्युदंड दे दिए होते। उस व्यक्ति ने 20 साल का आजीवन कारावास भी काटा और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, अब उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस बात के लिए राष्ट्रपति को बार बार आलोचना भी होती है और इसमें संसद लगातार इस प्रयास में लगी हुई है कि ऐसा कोई कानून बनाने का प्रयास किया जाए, चाहे राज्यपाल के पास आर्टिकल 161 के तहत कोई व्यक्ति क्षमा के लिए जाए, चाहे आर्टिकल 72 के लिए राष्ट्रपति के पास कोई व्यक्ति क्षमा के लिए जाए, उसको भी फैसला 3 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। इस तरीके से अस्थायी रूप से सज़ा को टालने का प्रावधान खत्म होना चाहिए। क्लियर हो रहा है एकदम? अब सबसे लास्ट में बचा क्षमा, जो क्षमा के दान के नाम से ही है। और क्षमा जब किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, तो उसको इस प्रकार से माफ़ कर दिया जाता है। इसका जो टेक्निकल मतलब है कि जैसे उसने कभी कोई अपराध किया ही नहीं है, और इस तरीके से माफ़ करने के बाद वह व्यक्ति इस प्रकार से दोष मुक्त हो जाता है कि जैसे उसने अभी अभी माँ की कोख से जन्म लिया हो। तो उम्मीद करते हैं शायद पहली बार आप लोगों को राष्ट्रपति के क्षमादान में इस 5 प्रकार के क्षमादान को समझ पाए होंगे। अब यहाँ से कोई प्रश्न आएगा, चाहे आपसे इंग्लिश पूछी जाए, चाहे आपसे हिंदी पूछी जाए, चाहे इसका मतलब पूछा जाए, तो कन्फ्यूज़न कहीं नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 के तहत 5 प्रकार से दिया जाता है। पहला लघुकरण, दूसरा परिहार, तीसरा विराम, चौथा प्रविलंबन और 5वां क्षमा। लघुकरण को कम्यूटेशन कहते हैं, परिहार को रेमिशन कहते हैं, विराम को रिस्पाइट कहते हैं, प्रविलंबन को रेप्रिव कहते हैं, क्षमा को पार्डन कहते हैं। लेकिन लघुकरण के अंतर्गत सज़ा का स्वरूप बदल जाता है, जबकि परिहार के अंतर्गत सज़ा की मात्रा बदल जाती है। लेकिन विराम के अंतर्गत मात्रा और स्वरूप दोनों के आधार पर सज़ा को कम किया जाता है, मानवीय तथ्यों के आधार पर। लेकिन प्रविलंबन का प्रयोग केवल और केवल मृत्युदंड के लिए किया जाता है, तो मृत्युदंड को माफ़ करने के लिए नहीं, अस्थायी रूप से सज़ा को टालने के लिए। जबकि जब किसी व्यक्ति को क्षमा किया जाता है तो उसे इस प्रकार से माफ़ कर दिया जाता है कि जैसे उसने कभी कोई अपराध किया ही नहीं। एकदम क्लियर हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज की तरफ। राष्ट्रपति का क्षमादान क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि आर्टिकल 72 के बाद हमें एक अनुच्छेद महत्वपूर्ण देखना है, अनुच्छेद 74 क्लॉज 1।
एक्चुअली फ्रेंड आर्टिकल 74 क्लास 1 में एक बात लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वहाँ पे एक बात लिखी थी, क्या बात लिखी थी? राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा, जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 74 क्लास 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। क्या इस प्रावधान में फ्रेंड्स कहीं भी यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा या नहीं? ये बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसा आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें कुछ कन्फ्यूजन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। और भाई जो सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, सलाह देगी जो, क्या राष्ट्रपति उसे मानेगा या नहीं? ये बात क्लियर नहीं थी। तो इंदिरा गांधी जी ने तय किया कि इस बात को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है या नहीं। और इसी के चलते इंदिरा गांधी की सरकार में एक संविधान संशोधन होता है जो सरदार सरोवर सिंह की सिफारिश पे हुआ था, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन होता है और 74वां संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की जाती है कि ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए। और इंदिरा गांधी ने जब इसमें संशोधन किया तो इसमें कब मूल पाठ क्या होगा फ्रेंड्स, मैं लिखता हूं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। क्या लिख रहा है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये बात लिखी थी किसमें? 44वें संविधान संशोधन के बाद, सॉरी इस 76 में हुआ फ्रेंड्स, 44वां संविधान, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1976 में। अब बताइए, इंदिरा गांधी ने ये प्रयास किया कि ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, वो उसके लिए बाध्य होगा या नहीं। लेकिन संशोधन करके इंदिरा जी कर भी क्या रही हैं? अब लिख दिए हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो स्पष्ट हो गया क्या? अभी तो इन्होंने भी यही बताया कि उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये कहाँ क्लियर हो गया उसका सलाह के लिए बाध्य होगा या नहीं? अभी भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो 42वें संविधान संशोधन। और इसी 76 के बाद 77 में चुनाव आता है। और जब चुनाव आता है फ्रेंड्स, तो जनता पार्टी की सरकार अपने चुनावी भाषण में पूरे भारत में ये वादा करती है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो भी उपबंध स्पष्ट नहीं किए गए हैं, या 42वें संविधान संशोधन के तहत जो भी प्रावधान भारत की जनता के लिए बेहतर नहीं है, हम उन सारे प्रावधानों को बदल देंगे अपनी सरकार को आने के बाद। और 1977 में जब चुनाव होता है तो जनता पार्टी सरकार बनती है और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और मोरारजी देसाई के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से एक संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन 1978। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई ने इस प्रावधान को बदल करके एकदम स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए पहली बार में बाध्य है या नहीं, एकदम क्लियर कर दिया। और इसलिए मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूँ फ्रेंड्स, फिर 44वें संविधान संशोधन में क्या व्यवस्था की गई? जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है और 44वां संविधान संशोधन होता है 1978, और इसके तहत व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की शक्ति को बेहतर किया।
कि अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई तो एक बार वह पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के बाद उसमें संशोधन करके या बगैर संशोधन किए पुनः राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मानने के लिए बाध्य होगा इसलिए बता रहा हूं फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई? क्या निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा? तो एग्जाम में यही लगा के आइएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। और यूपीएसआई में ऐसे ही पेपर आ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दौर बदल रहा है। आज से 10 साल पहले जैसे आप 5 साल पहले यूपीएसआई का पेपर जैसे आता था वैसा अब नहीं आने वाला है। आज स्टैंडर्ड पीसीएस जैसा हो सकता है पॉलिटी एग्जाम का, और 15 क्वेश्चन आपके आने हैं यूपीएसआई में फ्रेंड्स, जिसको टारगेट करने के लिए तो आपको इस लेवल से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुच्छेद 74 के बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में क्या बात कही गई है? राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये संख्या याद रखिएगा 12। किस क्षेत्र से? साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा से। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा? 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाएगा। और इस कला के अंतर्गत खेल को भी शामिल किया गया, जैसा कि आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू और भारत के लिटिल मास्टर, भारत के भगवान कहे जाने वाले क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का सदस्य खेल से बनाया गया है। और बहुत बार इस पर विवाद भी हुआ, लेकिन कला को, खेल को कला के अंतर्गत रखा गया है फ्रेंड्स। यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट साफ हुआ, कोई समस्या तो नहीं। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 107 की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 107(8) इसमें क्या है? राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन। और राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन में क्या कहा गया फ्रेंड्स? इसमें कहा गया यदि दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो जाए, ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान करेगा। सवाल उठता है कि सर राष्ट्रपति यदि संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो किस विधेयक के मतभेद पे? क्या ऐसी कोई व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है? तो बिल्कुल क्लियर कर देता हूं फ्रेंड्स कि संयुक्त अधिवेशन केवल और केवल साधारण बहुमत के लिए बुलाया जाता है। किसके लिए? साधारण बहुमत के लिए बुलाया जाता है। आपके मन में सवाल उठा होगा तो किसके लिए नहीं बुलाया जाता? तो साधारण बहुमत के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन साधारण विधेयक के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन धन विधेयक प्लस संविधान संशोधन विधेयक के लिए, संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, किसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा और किसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि साधारण विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। ये क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है सर आपने एक शब्द का यूज़ किया
कि जब दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो ऐसे दशाओं में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान करता है। सवाल उठता है, सर मतभेद किसे माना जाए, किसे आप मतभेद बोलेंगे? तो मतभेद तब माना जाता है फ्रेंड्स जब एक सदन के द्वारा पारित कोई विधेयक दूसरे सदन के पास जाए और दूसरा सदन उसे स्वीकार करने से इनकार कर दे तो ये मतभेद है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि एक सदन के द्वारा पारित कोई विधेयक दूसरे सदन के पास जाए और दूसरा सदन उसको कुछ संशोधन करके पुनः पहले सदन को वापस कर दे और पहला सदन उस संशोधन को मानने से इनकार कर दे तो इसे क्या माना जाएगा? मतभेद। दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन, यदि पहले सदन के द्वारा पारित कोई विधेयक दूसरे सदन के पास जाए और दूसरा सदन उसमें 6 महीने तक कोई जवाब न दे तो ये क्या माना जाएगा? मतभेद। और इस 3 प्रकार के मतभेद को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 118(8) का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद सवाल उठता है, सर उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है? मतभेद हुआ, मतभेद का समाधान करने के लिए राष्ट्रपति ने आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हुए संयुक्त अधिवेशन बुलाया, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो आइए देखते हैं इसकी आगे की प्रक्रिया को। मान लीजिए अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त अधिवेशन में कौन कौन आएगा? राज्यसभा प्लस लोकसभा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं LS, लोकसभा। और इसकी जो अध्यक्षता करता है वह कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। क्लियर हो रहा है एकदम? अब सवाल उठता है कि यदि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तो जब कभी भी यह विधेयक लाया जाएगा, एक तरफ राज्यसभा बैठी है, एक तरफ लोकसभा बैठी है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल के तहत करता है? यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 118 के तहत। अनुच्छेद 118 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। और जब संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक को लाया जाता है, अब यहाँ विधेयक आ गया, वही जिस पे विवाद हुआ था, कौन सा? साधारण। और एक तरफ राज्यसभा बैठी है, एक तरफ लोकसभा बैठी है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कर रहा है। इस विधेयक को कैसे पारित किया जाएगा? विशेष बहुमत से क्या साधारण बहुमत से? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। कैसे? साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अब सवाल उठता है कि सर इसे साधारण बहुमत से अगर पारित किया जाता है तो जहाँ तक हम जानते हैं कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 होती है, अधिकतम 550 हो सकती है। मान लीजिए +2 दो एंग्लो इंडियन होते हैं, इसकी अधिकतम संख्या 250 होती है। लेकिन वर्तमान में ये कितना है? वो अगर प्रेजेंट टाइम में बात की जाए 245, ये कितना है? 545। अगर दोनों को ऐड कर दें तो लगभग 790। और साधारण बहुमत का मतलब होता आधे से अधिक, और 790 का आधे से अधिक मतलब 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 और 2 5, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 19, 2 8 जा 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। मतलब कि साधारण बहुमत के लिए केवल 390 व्यक्तियों की ज़रूरत है, और जबकि लोकसभा के अकेले पास 545 है। इसका मतलब संयुक्त अधिवेशन के बाद जो विधेयक लाया जाता है उस पर किसकी चलती है? लोकसभा की ही चलती है। लोकसभा जो चाहती है वही होता है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में जब कोई विधेयक लाया जाता है तो वह साधारण बहुमत से पारित होता है, और साधारण बहुमत के लिए केवल 395 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और जबकि अकेले लोकसभा के पास 545 व्यक्ति मौजूद हैं। क्लियर? इससे ज़्यादा आपका संयुक्त अधिवेशन में कुछ नहीं पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहीं से कोई कन्फ्यूज़न होगा एक बार वीडियो को फिर पीछे करिएगा और देखिएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111, इसमें क्या बात कही गई है? राष्ट्रपति का
वीटो पावर, राष्ट्रपति का वीटो पावर। वीटो शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं था, संविधान में नहीं था। तो सवाल उठता है, तो हमारे संविधान में किस शब्द का प्रयोग था? निषेधाधिकार शक्ति। अधिकार शक्ति। ध्यान दीजिएगा, सवाल उठता है कि किसी भी कार्यपालिका को प्रमुख, पूरे विश्व की अगर बात की जाए, विश्व के सभी कार्यपालिका प्रमुख को प्रायः वीटो की शक्ति दी जाती है। सवाल उठता है सर ये वीटो की शक्ति दी क्यों जाती है? फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, उसके पीछे दो वजह है। पहली वजह, यदि संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाने का प्रयास किया जाता है जो संविधान के नियमों के विपरीत हो, उसे कानून बनने से राष्ट्रपति रोक सके, इसलिए राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति दी जाती है। दूसरी वजह, यदि संसद के द्वारा कोई ऐसा जल्दबाजी में कानून बनाया दिया जाए जिसमें हर पक्षों पर विचार विमर्श न हो पाए और उसे अधिनियम बनने से रोका जा सके, अपनी गलती को सुधार किया जा सके, इसलिए किसी भी कार्यपालिका प्रमुख को वीटो की शक्ति दी जाती है। और वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है कि रोकना, किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने से रोकना, ये मतलब होता है वीटो का। तो आप ये समझ पाए कि सर क्या वजह होती है जिसकी वजह से किसी भी कार्यपालिका प्रमुख को वीटो की शक्ति दी जाती है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं विश्व में कितने प्रकार के वीटो हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विश्व में कितने प्रकार के वीटो हैं। विश्व में वीटो के प्रकार, विश्व में वीटो के प्रकार। अगर विश्व में वीटो की प्रकार की जाए, बात की जाए फ्रेंड्स, तो पूरे विश्व में चार प्रकार के वीटो हैं। कौन कौन सा? पहला, निरपेक्ष या आत्यांतिक वीटो, निरपेक्ष या आत्यांतिक वीटो। दूसरा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, निरपेक्ष या आत्यांतिक वीटो को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। और दूसरा आपका होता है विशेषित वीटो, जिसे कहा जाता है क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो। और उसके बाद बात आती है फ्रेंड्स निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, जिसे कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। और उसके बाद लास्ट में आता है आपका जेबी वीटो, जिसे कहते हैं पॉकेट वीटो। इतने प्रकार के वीटो पूरे विश्व में हैं। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि निरपेक्ष या आत्यांतिक वीटो को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट वीटो। विशेषित वीटो को क्या कहा जाता है? क्वालिफाइड वीटो। निलंबनकारी वीटो को क्या कहा जाता है? सस्पेंसिव वीटो। और जेबी वीटो को क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो। ये चार प्रकार के वीटो हमारे पूरे विश्व में पाए जाते हैं। सवाल उठता जाता है सबका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? थोड़ा एक बार सर मतलब क्लियर कर दीजिए तो चीज़ों को हम समझ पाएँ कि निलंबनकारी वीटो से क्या तात्पर्य होता है, विशेषित वीटो से क्या तात्पर्य होता है, या फिर जेबी वीटो से क्या तात्पर्य होता है, या फिर आपका निरपेक्ष या आत्यांतिक वीटो से क्या तात्पर्य होता है। एकदम क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, निरपेक्ष या आत्यांतिक वीटो ऐसा होता है कि इस वीटो को लगाने के बाद विधायिका उसे समाप्त नहीं कर सकती किसी भी कारण से। अगर राष्ट्रपति ने वीटो लगा दिया तो विधेयक समाप्त, उस पर विधायिका की लेजिस्लेटिव की कोई शक्ति नहीं बचती है। उसे कहते हैं निलंबनकारी या सस्पेंसिव वीटो। स्पष्ट हुआ एकदम। अब उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो विशेषित वीटो क्या होता है? ऐसा वीटो जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया तो जाता है, लेकिन इसे विधायिका के द्वारा, किसके द्वारा?
विधायिका के द्वारा विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। ऐसे वीटो को कहा जाता है फ्रेंड्स, कौन सा वीटो? क्वालिफाइड वीटो या विशेषित वीटो। और इस वीटो की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को नहीं दी गई है फ्रेंड्स। यही सबसे कोर पॉइंट था जो आपको समझना था कि विशेषित वीटो की शक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति को नहीं दी गई है। उसके बाद सवाल उठता है कि निलंबनकारी वीटो, तो निलंबनकारी वीटो से तात्पर्य हुआ सस्पेंसिव वीटो, ऐसा प्रकार का वीटो जिसे राष्ट्रपति को लगाने के पश्चात विधायिका के द्वारा साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप सुनते हैं, जब कोई विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए उसे सदन पे वापस करता है, लेकिन सदन अगर उस पर संशोधन करके या बगैर संशोधन करिए पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। यही प्रकार का जो वीटो है फ्रेंड्स, उसे ही कहा जाता है निलंबनकारी या सस्पेंसिव वीटो। तो एकदम क्लियर हो रहा होगा, इसका मतलब भारत के राष्ट्रपति को निलंबनकारी वीटो प्राप्त है। और सबसे लास्ट में है जेबी वीटो। आपको उसके बारे में समझाता हूँ, आप लोग उसको पॉकेट वीटो क्यों कहा गया। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो से मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति उस पर कोई प्रतिक्रिया न दे, ना हाँ ना। तो फ्रेंड्स, व्यवहार में राष्ट्रपति इसलिए ऐसा करता है कि जब कभी भी उसे किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोकना होता है तो अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, न तो हाँ की न तो ना की। सवाल उठता है ऐसा क्यों? क्या हमारे संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था है? हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें एक शब्द की थोड़ा सा हेरफेर हुई, जिसका ऐसा संविधान की भाषा में बोलना बेहतर तो नहीं होगा, लेकिन व्यवहार में हम ऐसा कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति उसका फायदा उठा लेते हैं। जब पहली बार ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग किया तो उस समय मंत्री परिषद और राष्ट्रपति की जब समन्वय आपस में ठीक नहीं चलता तभी ऐसा हो सकता है। तो डाक संशोधन विधेयक के लिए संसद के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया और ज्ञानी जैल सिंह के पास भेजा गया, और ज्ञानी जैल सिंह चाहते थे यह अधिनियम न बन नहीं पाए, तो उनसे संसद के जल्दी से वापस करिए विधेयक, जल्दी से वापस करिए विधेयक, हम इसको अधिनियम बनाएं। अगर करना हो तब भी, संशोधन करना हो तब भी भेजिए, हम एक बार पुनर्विचार करके भेज देंगे तो आपको स्वीकृति देनी ही होगी। लेकिन ध्यान रखिए, ज्ञानी जैल सिंह उसको अधिनियम बनना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने न उसमें स्वीकृति दी और न हाँ किया और ना ही ना किया, बल्कि उस विधेयक को अपने जेब में डाल लिया और उसी को कहा गया जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। मतलब यदि किसी प्रकार के वीटो पे अपनी कोई स्वीकृति मत देना, उसे कहा जाता है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। और ये राष्ट्रपति का स्वविवेक वीटो होता है, राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक वीटो होता है। और क्यों इसका प्रयोग किया जाता है पता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत ये लिखा गया है कि दोनों सदनों के द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति as soon as possible return the bill to the parliament। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राष्ट्रपति विधेयक को संसद के लिए वापस करेगी। सवाल उठता है इसी शब्द का फायदा करके, जब संसद ने कहा जल्दी भेजिए, आप कर क्या रहे हैं, तो कहा भेज रहे हैं, कहा जल्दी भेजिए, कहा समय का निर्धारण हमारे संविधान ने नहीं किया है। हमारे संविधान में कहा गया as soon as possible, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विधेयक को संसद को वापस कीजिए, और जब हो जाएगा जल्दी उतना हम वापस कर देंगे। और इसी का फ़ायदा लेकर के प्रायः पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग किया जाता है। और विश्व के हर संविधान में यही बात लिखी है as soon as possible। कोई निश्चित तिथि या निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया है। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद आपको ये समझना है कि इन सारे वीटो में से भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सा वीटो दिया गया है। अगर ये बात आपकी क्लियर हो जाती, पूरे मामले का हल हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो, तो ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से 4 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से 4 प्रकार के वीटो, सॉरी, केवल 3 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। कौन कौन सा? अत्यंतिक वीटो,
निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, ये 3 प्रकार के वीटो इसमें प्राप्त किए गए हैं। सवाल उठता है कौन सा वीटो नहीं दिया गया है, तो आपको याद कर पा रहे होंगे क्वालिफाइड वीटो। क्या? क्वालिफाइड वीटो या विशेषित वीटो की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। यही 3 प्रकार के वीटो आपके एग्जाम में दिए गए हैं। और एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? कभी तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वीटो भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है, और कभी पूछा जाएगा कि एक तरफ सारे वीटो दे देंगे, एक तरफ प्रावधान दे देंगे, आपको मिलाना होगा कि किस वीटो के अंतर्गत क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, तब आंसर देना होता है। सारे बच्चों वहाँ धड़ाम से गिरते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है अब आप वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति का क्षमादान, आर्टिकल 74, आर्टिकल 80, राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन और राष्ट्रपति का वीटो पावर क्लियर किया। और कल की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में समझेंगे, और फिर हमारा राष्ट्रपति समाप्त होगा। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।